बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 रोटेशनल सर्कुलर मोशन का सेकंड टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में समझेंगे और एंड पर इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है और इस पूरे पाथ में बेटा हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन experienced by an object moving in a circular path with constant speed. It is directed toward the center of circle. Even though the speed is constant, the direction of velocity vector changes continuously. This change in direction constitutes an acceleration. नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हम फाइंड कैसे करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। फर्स्ट कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और वो बी पॉइंट से मूव करके बेटा सी पॉइंट पर आया है। बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी, वो बेटा ये ग्रीन कलर के एरो से मैंने शो की है यहाँ पर। v1 हमारे पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी और v2 इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी। और जो टोटल डिस्टेंस बेटा v1 से v2 तक कवर किया लीनियर डिस्टेंस को हमने डेल्टा एस से शो किया। और हमारे पास अगर हम एक ट्राइंगल बनाए यहाँ पर, तो बेटा इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो डेल्टा थीटा बनेगा। हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन बच्चों इक्वल होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर अगर हमने डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वी। अब यहाँ से बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन के फार्मूले में पुट करूँ तो बेटा ये हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू थी बेटा s ओवर v, यहाँ पर पुट की तो बेटा हमारे पास v ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा v डेल्टा v डिवाइडेड बाय s। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस डेल्टा वी की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉपिक में यही है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा, ये ए बी और सी, ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है। और दूसरी ट्राइंगल बेटा हम इन वेलोसिटीज़ के वेक्टर से बनाएंगे। ये ग्रीन कलर के जो वेलोसिटी के वेक्टर हैं, अगर मैं v2 को यहाँ पर इसी तरह बनाऊँ और v1 को यहाँ पर, तो इन दो वेलोसिटीज़ के वेक्टर के दरमियान में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको हम शो करेंगे डेल्टा वी से। अब दो ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर और एक ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम इस केस में कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल ट्राइंगल्स है। क्यों? क्योंकि इनकी ये साइड्स इक्वल हैं और इनके एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी इन दोनों की साइड्स को कंपेयर करेंगे। मतलब यहाँ पर डेल्टा एस ये जो साइड है ये इक्वल है डेल्टा वी के, तो बच्चों डेल्टा वी ओवर एस, डेल्टा एस भी लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस साइड को, ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, तो डेल्टा वी ओवर एस आ गया। अब दूसरी साइड हमने ली रेडियस वाली, मतलब ये, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इस दोनों की जगह हम v लिख सकते हैं और इसकी साइड की जगह हमने क्या लिख दिया, s। मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, हमने दो साइड्स को कंपेयर किया, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, और इसी तरह इस ट्राइंगल की एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड को हमने कंपेयर किया है। मतलब डेल्टा v और डेल्टा s, इसी तरह v ओवर r, ये वाली साइड को v कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया, r। तो यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू आएगी हमारे पास डेल्टा v इज इक्वल टू एस वी डिवाइडेड बाय r। अब इस डेल्टा v की वैल्यू को हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जैसे ही हम डेल्टा v की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास एस एस से कैंसिल हो जाएगा, v मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर।
नेक्स्ट बच्चों, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को यूज करते हुए हम सेंटीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले सेंटीपिटल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। द नेट फोर्स दैट कॉज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड कीप अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो भी हमने निकाली v स्क्वायर ओवर r, तो बेटा हमारे पास ये आ गया mv स्क्वायर ओवर r, ये है सेंटीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर जरा गौर से बच्चों बात सुननी है। हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स जो है ये न्यू टाइप की फोर्स नहीं है। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगी। बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम एक बॉल को एक धागे के साथ बांध के सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएंगे, तो बेटा हमारे पास जो टेंशन होगी धागे की वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इसी तरह जो प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक कार जो है वो बैंक रोड के ऊपर टर्न होती है, तो हमारे पास वहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इससे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाज़ दफ़ा हमें ये कहा जाता है कि एक रोड के ऊपर अगर कार चल रही है तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्शन रोड और टायर के दरमियान में नहीं है, तो हमारे पास बच्चों जो नॉर्मल फोर्स होती है वो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। आपकी बुक में ये एग्जांपल गिवन है। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस बैंक कर्व है, मतलब हमारे पास एक साइड उसकी डाउन है और एक साइड हाई है। तो बेटा इस केस के अंदर ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो एफ वेक्टर है आपके पास, एफ एन रेड कलर का वेक्टर, ये नॉर्मल फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। ये जो नॉर्मल फोर्स का एफ साइन थीटा का कंपोनेंट है, ये हमारे पास ये वाला जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रोवाइड करेगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये हमारे पास इसके वेट के इक्वल होगा इस केस में। और ये टेक्निक हमारे पास जो कार्स की या बाइक की रेसिंग होती है बच्चों, वहाँ पर हम रोड की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं ताकि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को मैक्सिमम सेंटीपिटल फोर्स मिले। और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा टर्न करते हुए बाइकर्स जो हैं वो अपने बाइक को बेंड कर लेते हैं, वो भी इसी वजह से करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता। फॉर अ गिवन स्पीड v एंड बेंक्ड एंगल थीटा, द सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ व्हीकल्स मास। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पहली है centrifuge. A centrifuge separates substance based on densities. By spinning them rapidly, denser particles move outward due to centripetal force exerted by a rotating liquid. इस डिवाइस के अंदर हम डिफरेंट लिक्विड्स को प्लेस करते हैं और लिक्विड के अंदर जो डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में रोटेट होने की वजह से बेटा वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। डेंसर पार्टिकल मूव आउटवर्ड, मतलब वो कॉर्नर्स पर चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम इन दोनों डिफरेंट डेंसिटीज के पार्टिकल्स को इजीली अलग अलग कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म बच्चों हम यूज करते हैं क्रीम सेपरेटर के अंदर। यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्योंकि क्रीम की डेंसिटी मिल्क से ज़्यादा होती है। और इसी तरह बच्चों वॉशिंग मशीन ड्रायर में भी हम वाटर को क्लोज से रिमूव करने के लिए भी इसी टेक्निक का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड नॉन जीरो इवन थ्रू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। बेशक हमारे पास सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही होती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड के होते हुए भी चेंज हो रही होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसलिए हम इसको आंसर करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनी चेंज इन डायरेक्शन constitute an acceleration.
If the Earth suddenly shrink to half of its radius without changing its mass, how could the centripetal acceleration of an object on the surface change? बच्चों अगर हमारे पास अर्थ जो है वो श्रिंक हो जाए और उसका मैस चेंज ना हो बल्कि उसका रेडियस चेंज हो जाए तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 टाइम्स हो जाएगी। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में जब हम वी स्क्वायर और आर की जगह वी की जगह पे आर ओमेगा पुट करेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आर आर से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा इक्वेशन बनेगी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर रेडियस हाफ हो गया तो r डिवाइडेड बाई 2, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हम कहेंगे अगर अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए और उसका मैस चेंज ना हो तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, discuss the significance of radius of curvature in determining the centripetal acceleration for a particle moving along a curved path that is not a perfect circle। बच्चों फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो गाड़ी जो है वो सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रही है लेकिन परफेक्ट सर्कल नहीं है, तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? तो बेटा हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हमारे पास रेडियस कम होगा उस कर्व पाथ पे तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। Thus, radius of curvature at any point on a curved path represent the radius of oscillating circle at that point. The centripetal acceleration at that point given by this, where r is the radius of curvature, emphasizing the local geometrical impact on acceleration. Next, what physical quantity remain unchanged when object is a uniform circular motion? तो बेटा अभी हमने देखा था टॉपिक के अंदर स्पीड हमारे पास चेंज नहीं होती, बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज होती है क्योंकि ये दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। बच्चों सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को इंक्रीज करने के लिए आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और रेडियस को डिक्रीज करने से भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो सकती है। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।